हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो वन राउंड अर्थात पहली बार में ही आपको याद भी हो जाएगा। और इतना अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मिड टर्म में आने वाले जो 12 क्वेश्चंस होते हैं आपके फर्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस में, निश्चित तौर पे 100% इस बात की गारंटी है कि वहां से आपका आएगा। तो बिना देर किए हुए दोस्तों चलते हैं। आज हम ये इंडियन पॉलिटी जो आपका क्लास 11th में जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है, इस मिड टर्म के पेपर में जो फर्स्ट बुक होता है मिड टर्म में, उसको हम लोग इंडियन पॉलिटी कहते हैं। और इसमें आपको 1 से लेकर के 6 चैप्टर आ रहा है। दोस्तों, मैंने पहले चैप्टर वाइज आपको सब बताया है, फिर से हमने कुछ मिला के चैप्टर दिया। उन सारे क्वेश्चन में से छांट करके आज जो आपके 90 क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, ये 90 क्वेश्चन बनाइए। इसका मतलब है कि 12 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम जो मिड टर्म का है 8 तारीख को, उसमें आपको आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं और इस संविधान के लिखने की प्रक्रिया भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो संविधान बना कैसे, तो संविधान बनेगा, संविधान सभा की समिति होगी उसी में ना, इसीलिए पहला ही उसका अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका उत्तर हो जाता है सी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो क्या वजह है कि सीबीएसई उस क्वेश्चन के पास जाती है और उस क्वेश्चन को वो पूछने का प्रयास करती है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। किताब में आपके बहुत सारे प्रश्न दिए होते हैं लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं पूछा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका रिलेटेड पास्ट से भी होता है, पहले से भी होता है, वर्तमान से भी होता है और इन फ्यूचर से भी होता है। वो क्वेश्चन अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन और ये बहुत ही संभावनापूर्ण रहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। अब देखिए, जब संविधान बनेगा तो निश्चित तौर पे हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स भी थे, भाग भी थे, तो उन्हीं में से पूछ रहा है कि कितने मूल अनुच्छेद थे। तो मूल अनुच्छेद हमारे संविधान में 395 थे। चूंकि अब हम संविधान की बात कर रहे हैं और आर्टिकल की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहे। अगर ये पूछे कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में तो आप ये कह सकते हैं कि 400 प्लस है, लेकिन ये 400 प्लस जो है ये मूल आर्टिकल नहीं है, ये मूल आर्टिकल हमारा 395 ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम संशोधन की प्रक्रिया से कुछ चीजें ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तहत कि एक आर्टिकल 16 है और इसको हमने लिख दिया, अब इसमें कुछ चीजें बाद में हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले तो 15 आर्टिकल ऑलरेडी पहले से है, इसके बाद में आर्टिकल 17 ऑलरेडी पहले से है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें संशोधन के दौरान एक क्लोज जोड़ देंगे, यानी 16 क्लोज 1। अब ये जो हमने 1 जोड़ा है, ऐसे ही जोड़ जोड़ करके आज हमारे संविधान में 460 प्लस हो चुके हैं। लेकिन संविधान में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपका यही होगा कि मूल संविधान में कितने हमारे आर्टिकल थे। ठीक है दोस्तों, मैंने एक सारी चीज आपको समझा भी दिया। अगला कह रहा है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब आप कहिएगा सर ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है। ये कब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सभी लोगों ने चेक किया, तभी जाकर के 22 जनवरी 1948 के बाद से 47 के बाद से हमारे संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो यहां से देखिए, 9 दिसंबर को पहली बैठक तो होती है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, लेकिन 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, तो उनके पेश करने के बाद सारे को फोटोकॉपी दी जाती है उद्देश्य प्रस्ताव का, सब लोग अपना विचार रखते हैं और 22 जनवरी तक का समय दिया था, उसके बाद से प्रक्रिया शुरू होती है और ये बात सबको स्वीकार्य होता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। अब बताइए, कहिएगा सर ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि संविधान सभा में जो हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस लिखने का काम तो या उसका स्ट्रक्चर देने का या मूर्त रूप काम देने का तो अंबेडकर साहब ही कर रहे थे और उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उसी समिति का नाम था प्रारूप समिति, या इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं।
और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और अन्य 6 लोग थे। कहते हैं कि 1+6=7 लोग टोटल इसमें थे। 1 एक अंबेडकर साहब थे जो इसके अध्यक्ष थे, से 6 अन्य लोग जो थे इनका जो सहयोग कर रहे थे वो भी लोग बहुत ही विद्वान लोग थे। और तब 7 लोगों ने मिल करके हमारे संविधान को लिखा। तो लिखने में चूंकि इनका रोल था, इसलिए हर बार क्वेश्चन किसी कंपटीशन में हो, 11th में हो या टीचर का एग्जाम हो, किसी भी में ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, टोटल भाग जितना होगा उसी तो बात करेंगे। तो टोटल हमारे 22 भाग थे। अब तो कई बार ये भी होती है कि वर्तमान में कितना है, 25 भाग है। क्या वर्तमान में 25 भाग जोड़ दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कई बार कुछ रिलेटेड ऐसी चीजें आ गई, जैसे मान लीजिए कि भाग 12 था और इससे रिलेटेड कोई बातें अगर आती है तो उसी में हम क्लोज 1 के साथ जोड़ देते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा जुड़ गया। इस तरह से हमारे 25 हो गए, वरना मूल की संख्या कितनी थी? 12 ही थी। अब कह रहा है क्या भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान की बात कर रहा है, क्योंकि उस समय कितने थे? उस समय तो 8 कह रहा है, क्योंकि ये तो पूरे संविधान का स्ट्रक्चर है ना। पूरे संविधान में हमारी अनुसूचियां थी, आर्टिकल था, भाग कितने थे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही सब चीजें होती है जो क्वेश्चन पूछी जाती है। और ये कह रहा है वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 12 हैं और उस समय 8 थे। तो इसमें 1 2 3 4 अर्थात ये कहिए 9 10 11 और 12 जो है अनुसूची इसमें जोड़ा गया है। 9 जो है जिसमें जमीन से रिलेटेड भूमि विवाद वाला मामला है, 10 दल बदल है, 11 पंचायती राज व्यवस्था है और 12 नगर निगम की बात की गई है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, वो क्लास 11th का हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब पहली बैठक होगी तो पहली बार ही तो याद करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे घर में 2 भाई होते हैं या 4 भाई होते हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा होता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो सबसे पहले वाले को ही तो ज्यादा याद किया जाता है। ऐसे में सबसे पहले इसमें कौन बन जाएंगे? क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष थे, उसके बाद से हमारे आएंगे, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्योंकि ये पहली व्यक्ति माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर की। यानी अब जब फाइनल संविधान बन गया तो उस पर सिग्नेचर तो करेंगे, और सिग्नेचर करेंगे तो कितने लोग किया था? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, 284 लोगों ने सिग्नेचर किया था। हालांकि आजादी से पहले जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई उस समय हमारे यहाँ संविधान सभा में 389 लोग थे, लेकिन बाद में जब आजादी हमें मिली उस समय पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसमें से पाकिस्तान इसमें से 90 सीट अगर बाहर लेकर के चला गया तो 299 हमारे पास बच गए। और इसी 299 लोगों ने मिल करके आजादी के बाद हमारा संविधान लिखा। और फिर फाइनली जब संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तब जाकर के इन 299 में से ही 284 लोगों ने इसका सिग्नेचर किया और बाकी उस दिन 15 लोग किसी कारणवश एब्सेंट थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 84। दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन कि संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में कितने प्राप्त हैं जी? तो वर्तमान में 6 प्राप्त हैं और पहले हमारे कितने थे? 7 थे। शुरुआती दौर में हमें 7 मौलिक अधिकार मिला था, लेकिन आगे चल करके संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में दिया गया था वो हमें हटाना पड़ा और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हमने उसे हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में 6 बचा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था, किसके माध्यम से हुआ था जी? तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, ब्रिटेन में जिसकी स्थापना की गई थी, वो भारत में आए थे, 3 सदस्य थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर के प्रस्ताव रखा और भारतीय संविधान सभा का गठन की बात कही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 11 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? कुल 11 बैठक हुई थी। अब कह रहा है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई?
तो वो सत्र था और ये 165 बैठकें हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, कितने थे टोटल के टोटल। तो अभी हमने पीछे भी बताया था कि 389 लोग थे जो निर्धारित किए गए थे। अगला कह रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन मई के महीने में भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हमारे यहाँ 3 तरह की सूची होती है, एक राज्य सूची, एक केंद्र की होती है जिसे संघ सूची कहते हैं, और एक तीसरा समवर्ती सूची है। संघ सूची पे संघ का अधिकार होता है, राज्य सूची पे राज्य का अधिकार होता है, और कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों के ही अंदर में आते हैं, उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। और उस पर वो हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी, तो वो दिया गया था अमेरिका में। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया। अब बताइए तो कितनी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 से 35 तक इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन क्या है, अधूरा है। इसलिए हमें मौलिक अधिकार की बहुत महत्वपूर्ण रखना है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो उस वक्त 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इसमें 6 प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 में इसकी चर्चा की गई है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 आर्टिकल संविधान की आत्मा इसको कहा था, किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक ये विधिक अधिकार कहिए या इसको कानूनी अधिकार कह सकते हैं। विधिक अधिकार या इसे कानूनी अधिकार आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, तो 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। वो रीट क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो क्या करता है, इसी को रक्षा करने के लिए रीट कहते हैं, रीट जारी करता है। ये कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था, जिसका क्या होगा उत्तर, डी होगा। दोस्तों ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1976 में इसे जोड़ा गया था। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो भाग 4 में क के रूप में जोड़ा गया था, क के रूप में इसमें जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ा गया था। अगला कह रहा है क्या, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 23 से लेकर के 24 तक 2 अधिकार हैं जो शोषण के विरुद्ध बात करते हैं। अगला कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। अगला कह रहा है क्या क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा, जो कैसा होगा, एक स्वतंत्र निकाय होगा, यानी संवैधानिक संस्था होगा। अब कह रहा है क्या कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया था, तो दोस्तों इसका उत्तर 1993 होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये तो अक्सर क्वेश्चन आते ही रहता है, ये सुकुमार सेन थे। चूंकि पहले व्यक्ति थे तो पहला क्वेश्चन हमारा हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ये हमारे लिए चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 62।
ठीक है, 62 के तहत किया गया था। अब कह रहा है कि राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है, राजनीतिक दल जो होते हैं उन्हें मान्यता कौन देता है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ही मान्यता उसको देता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति कोई राज्यसभा का या विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में कौन वोट कर सकता है, तो जिसकी उम्र 18 प्लस हो जाए वही व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इसे याद करते हैं और पूछता है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कि चुनाव आयोग का कार्य बताइए, तो यहीं से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो चुनाव आयोग का कार्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, इसको आप कर दीजिए। अब पढ़िए, चुनाव कराना ये भी है, मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता लागू करना, लेकिन चुनाव में किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना ये इसका कार्य नहीं है। इस तरह से तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल या तो 6 वर्ष या 65, जो पहले इसमें से पूरा कर ले तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की घोषणा करना, मतदान करना कार्य है, कह रहा है ना, कह रहा है कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का है, तो सभी काम है। उपरोक्त क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी हो जाएगा। और इस बार तो याद रखिएगा कि हो सकता है कि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग का कार्य बताइए, निर्वाचन आयोग का कार्य बताइए, ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है। अगला कह रहा है कि पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। देखिए एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। अगर ये कोई निर्वाचन क्षेत्र है तो यहाँ से उम्मीदवार खड़ा होने के लिए 10 भी खड़ा हो सकते हैं, 15 भी खड़ा हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीतेगा कितना, एक ही आदमी जीतेगा जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था, केरल था। ये क्वेश्चन हम बार बार आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है, तो भारत का चुनाव आयोग ये निश्चित करता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या करूं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराऊं। आगे कह रहा है क्या कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है, लोकसभा में कुल कितनी 131 सीटें आरक्षित है, जिसमें एससी और एसटी दोनों का ही सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1986 में 96 में अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितने दिन प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे, तो 13 दिन के प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। उसके बाद उनकी सरकार गिरी नहीं थी, वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए सरकार गिर गई थी। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होती है, तो 35 यानी 35 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू किया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है, आर्टिकल 356 के तहत, जब कोई पार्टी की बहुमत सरकार नहीं बन पाती है तब लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, किन 2 देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो रूस और फ्रांस में है। ये क्वेश्चन कार्यपालिका का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि भारत में समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति हमारे इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे, तो एक शक्तिशाली कार्यपालिका चाहते थे, जो कि कार्यपालिका का जो भी प्रधान हो वो क्या हो, मजबूत हो, शक्तिशाली हो। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है, तो राष्ट्रपति की तो कार्यकारी शक्ति भी है, विधायी शक्ति, कानूनी शक्ति, यानी सभी शक्तियां होती है। ये सब क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये मत जानिए कि मैं दोबारा कर रहा हूं, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है।
आप एक बार वहां देखेंगे, दोबारा देखेंगे, वन शॉट्स के तहत देखेंगे, चलते चलते एक बार देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार के कंडीशन में याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो जब आप पेपर अच्छा देकर निकलेंगे तो आपके चेहरे पे खुशी दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार क्या है? जो हमारे यहाँ आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं या जो नौकरशाही होते हैं उनका आधार क्या होता है? तो उनकी दक्षता और उनकी योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उसे हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अगला कह रहा है कि अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात वहां पे राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अभी हमने पीछे कहा कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, इनके लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है और अधिकतम कोई आयु नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो अभी हमने कहा 35 वर्ष। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? कोई सीमा निश्चित नहीं है। मिनिमम तो है लेकिन मैक्सिमम कोई सीमा निश्चित नहीं है। राष्ट्र संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। 352 जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं और 360 जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित करते हैं? तो अभी हमने बताया ऑप्शन सी हो जाएगा 360। क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप सारे ऑप्शन बना लेते हैं तो उन्हीं ऑप्शनों से कई आगे का भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि रटने का प्रयास मत करिए। अगर 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को खोजिए और चारों का उत्तर बनाइए। ये कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर एक आपने चारों का ऑप्शन बना लिया तो उसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद में कौन सा शामिल है? तो संसद में कौन कौन होते हैं? राज्यसभा भी आते हैं, लोकसभा भी आते हैं और उसके अंदर राष्ट्रपति को भी अभिन्न अंग के रूप में जोड़ा जाता है। इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आज अगला क्वेश्चन, भारतीय सदन में कौन से 2 सदन माने जाते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके हमारा संसद बनता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? तो इनको 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है और हर 2 साल पर 1/3 लोग क्या होते हैं? रिटायरमेंट होते हैं, यानी उसमें से निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति के रूप में हम उपराष्ट्रपति को मानते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है जो संचालित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य के हैं? तो सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? अभी हमने चर्चा किया कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, कौन सा है? तो ऊपरी सदन लोकसभा और राज्यसभा को मानते हैं। ठीक है, इसको हम राज्यसभा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम सीनेट है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है?
तो प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कब तक बना रहेगा, तो मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश के 65 वर्ष की आयु में वो 60 वर्ष, इसका 65 नहीं हुआ दोस्तों, 60 वर्ष हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु, चूंकि पूछ रहा है ना, उच्च न्यायालय पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, मतलब कहां से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है सर्वोच्च। इसीलिए यह पैसों के मामले में न्यायपालिका और विधायिका इन दोनों में से किसी पर निर्भर नहीं रहता है और इसको इसीलिए स्वतंत्र बॉडी के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र लिख करके दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा, तो उस कंडीशन में भारत का मुख्य न्यायाधीश पद को संभाल लेता है जब दोनों ही व्यक्ति ना हो। ये भी क्वेश्चन बहुत आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगला कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है अगर वह व्यक्ति अपने पद पे रहते हुए संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तब उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके तब उससे हटाई जाती है। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला है कि चंडीगढ़ में किस राज्य का उच्च न्यायालय है, तो चंडीगढ़ में आपका पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, इसलिए उत्तर आपका ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन संख्या ए 26 जनवरी 1950। इसे जरूर आप वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर से हट जाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय की बात करता है तो 65 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कितना कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष होता है। दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है आपके। अगर आप ये टोटल के टोटल 90 क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरी गारंटी है कि इसमें आपके 12 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। जो आपके मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है 8 तारीख को पेपर होगा, उसमें आपके ये 12 क्वेश्चन जरूर हम बताएंगे कि कहां कहां से आया है इस 90 क्वेश्चन में से। इसलिए दोस्तों आपसे ये आग्रह है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर शेयर करिए और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको फायदा लगता है कि अच्छा वीडियो है तो आप इसे लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।